अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो लास्ट क्लास में बेटा मैं कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस तक तुम्हें बताया था, जस्ट स्टार्ट किया था। आज हम लोग देखेंगे भी कि पैरेलल रिएक्शंस में डिराइव किस तरह से किया जाता है, डेरिवेशन हम लोग कैसे जो है वो करेंगे रेट लॉ इक्वेशंस को पैरेलल रिएक्शंस में। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली रिएक्शन होती है, तो हम लोग डायग्राम से अगर उसको जैसे बनाए थे कि ए से बी भी बन रहा है, ए से सी भी बन रहा है। मान लो इसका रेट कांस्टेंट K1 है, रेट कांस्टेंट K2। देखो रेट कांस्टेंट सेम भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ही अलग होगा, लेकिन अलग हो ही सकता है। तो इसीलिए जो है उसको मैं अलग करके लिखता हूँ। सेम होगा तो K1 इजिकल टू K2 हो जाएगा, और क्या। तो A गिव्स B से K1, A गिव्स C से K2, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। बात करते हैं कि इसके रेट लॉ किस तरह से बनाएंगे। तो जैसे मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि हम लोग इक्वेशंस जो हैं वो अलग अलग सेपरेटली लिख के फिर टोटल जो dA/dt जो है उसको इंटीग्रेट करने की यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूँ तो A गिव्स B करके जो मेरे पास है इसको मैं K1 बोलता हूँ, और A गिव्स C करके जो मेरे पास है इसको मैं K2 बोलता हूँ। A ही दोनों पार्ट में जो है डिवाइड होके जा रहा है, लेकिन पहले पार्ट में ऐसी इक्वेशन हो रही है, दूसरे पार्ट में ऐसी इक्वेशन हो रही है, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसा हम लोग इसको बोल देते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं कि dA/dt की बात कर लेते हैं कि dA/dt कैसे जो है तुम लोग लिखोगे, क्योंकि जब रेट की यहाँ पे बात की जाएगी तो यहाँ पे dA/dt टोटल के साथ तुमको जो है वो बोलना पड़ेगा। तो अगर पहली इक्वेशन से तुम ऐसा बोलोगे, क्योंकि इंडिविजुअल जो इक्वेशन होता है बेटा, इंडिविजुअल इक्वेशंस आर एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है तो वहाँ पे मैं रेट लॉ को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। दे आर एलिमेंट्री रिएक्शंस, तो रेट लॉ को हम लोग डायरेक्टली जो है वो यूज़ करते हैं। तो लिखाएगा R1 इट इज़ इक्वल टू K1 इंटू ए। ए मतलब क्या है? ए मतलब 80 है, ध्यान रखना, ए मतलब 80 है वहाँ पे। सिमिलरली R2 विल बी इक्वल टू K2 इंटू ए, जिसको और आप फर्दर क्या बोल सकते हैं, आप ए और बी या सी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस dA बाय dt फर्स्ट विच इज इक्वल टू प्लस dB बाय dt। फर्स्ट लिखने की बी में जरूरत नहीं है, क्योंकि बी तो खाली फर्स्ट में ही आ रहा है ना। विच इज इक्वल टू माइनस dA बाय dt सेकेंड, ए के साथ फर्स्ट सेकेंड अपन बोल के चलेंगे, विच इज इक्वल टू प्लस DC बाय dt ना। इस तरह से मैं बोल के चलता हूँ। अब अगर हम बात करें dA/dt टोटल की बात करते हैं, मान लो तो इट विल बी इक्वल टू dA/dt फर्स्ट प्लस dA/dt सेकेंड ना। दोनों को अगर आप जोड़ लोगे तो हो जाएगा dA/dt फर्स्ट प्लस dA/dt सेकेंड। मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा dA/dt फर्स्ट बोलोगे तो ये माइनस साइन है, उधर बोलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस K1 इंटू ए, है ना। और ये भी माइनस साइन है तो
इसको उधर लेके चले जाओ तो माइनस K2 इंटू ए। तो यहाँ से तुम्हें क्या दिखाई दे रहा बेटा, यहाँ से तुम्हें दिखाई दे रहा है कि डी ए बाय डी टी इट इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू ए। बोलो, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, डी ए बाई डी टी इट इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू ए। शॉर्ट अगर हम बात करें तो जैसे अगर मैं डायरेक्टली बात करता कि भाई वो फर्स्ट ऑर्डर से वेरी कर रहा है, तो वहाँ पे मुझको ऐसा बोलना चाहिए था कि जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऐसा होता कि R इट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी विच इज इक्वल टू K नॉट टाइम्स ऑफ ए, ऐसा बोलना चाहिए था ओवरऑल। अरे नॉर्मली ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो ऐसे बोलेंगे ना, R बराबर सम K इंटू ए की पावर 1। तो ये मैं सीधे वहीं से आया हूँ बिकॉज इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर, तो ऐसा बोल सकते हैं। ये जो अभी डिराइव किया ये तो यहाँ से पूरा सॉल्व करके आया है कि डी ए बाई डी टी इसके बराबर है। लेकिन मेरे पास जो नॉर्मल जो मैं फर्स्ट ऑर्डर से जो स्टार्ट करो, जो डेरिवेशन अपन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, वो कैसे स्टार्ट करते हैं, तो वो स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि ए से फर्स्ट ऑर्डर से वेरी कर रहा है, तो ए से अगर फर्स्ट ऑर्डर से बेटा वेरी कर रहा है तो मैं ये चीज़ तो लिख ही सकता हूँ, R बराबर माइनस टी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K नॉट इंटू ए, है ना। ये पार्ट में आराम से लिख सकता हूँ। अब अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो साफ दिखाई दे रहा है ना, जैसे डी ए बाई डी टी ऐसा दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि डी ए बाई डी टी इट इज इक्वल टू माइनस K नॉट इंटू ए, ऐसा बोल सकते हो। भाई यहाँ से माइनस इधर लेके चला गया। नाउ इफ यू कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, जैसे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर इसको ए बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर बी बोल देते हैं। तो कंपेयरिंग कंपेयरिंग ए एंड बी, कंपेयरिंग ए एंड बी ना, दोनों को कंपेयर अगर करें तो तुमको क्या देखने को मिल रहा है कि K नॉट इट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ये बात तो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। K नॉट इज इक्वल टू क्या है, K नॉट K1 प्लस K2, मतलब जो पैरेलल रिएक्शंस होती हैं बेटा, उसमें ऐसा आप बोल सकते हो कि पैरेलल रिएक्शंस का जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शंस रेट कांस्टेंट। तो K नॉट इट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 ऐसा दिखाई दे रहा है। दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ फॉर्मूला फॉर द पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शंस के लिए ये सीधे फॉर्मूला बन जाएगा, जहाँ पे K नॉट का मतलब क्या हो रहा है, K नॉट का मतलब हो रहा है ओवरऑल रेट कांस्टेंट, और K1 और K2 तो इंडिविजुअल रिएक्शन रेट कांस्टेंट। K1 K2 जो है वो इंडिविजुअल रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, और K नॉट जो हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है वो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है। सॉरी। तो ये बात क्लियर है तुम्हें कि पैरेलल रिएक्शन में ओवरऑल रेट कांस्टेंट हम लोग ऐड करके जो है इंटीग्रेट कैसे करना है, इस चीज़ को इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो उस पर देखो, उसको डिराइव
यहाँ से हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। जो रेट लॉ इक्वेशन है वो किस तरह से आएगा, तो उसको जो है देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेकंड टाइप से जो डिराइव करते हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये काम की चीज़ है। देखो आरडीएस वाले मेथड में सिखाया था, लेकिन यहाँ भी काम आ रहा है। तो इससे बहुत ढेर सारे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होंगे ना, जो तुमको दिक्कत होगा समझने में कि पहले कैसे उसको रीअरेंज करे, ये करे, तो बेस्ट वे यही होता है। और ये मैं तुमको एकदम बेस्ट वे बता रहा हूँ कि इक्वेशंस को सेपरेट कर लो, फर्स्ट सेकंड में डिवाइड कर लो, और फिर डी ए बाई डी टी या डी बी बाई डी टी या जो भी पूछा है क्वेश्चन में वो टोटल करके उसको फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये तो हो गया कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऐड करके हो जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस की पैरेलल में, तो जैसे मेरे पास आ गया कि डी ए बाय डी टी इट इज इक्वल टू माइनस के नॉट इंटू ए। दिस इम्प्लाइज डी ए बटा ए इट इज इक्वल टू माइनस के नॉट इंटू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर दो, ये 0 से लेके टी और ये ए नॉट से लेके ए टी। तो ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा ln ए, लिमिट पुट कर देंगे ए नॉट से ए टी, इट इज इक्वल टू माइनस के नॉट टी। तो ये हो जाएगा ln ए टी बाय ए नॉट इट इज इक्वल टू माइनस के नॉट टी, मतलब ln ए नॉट बाय ए टी इट इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। एकदम फर्स्ट ऑर्डर में जो अपन सॉल्व करते थे वैसा ही एक्सप्रेशन आया, बस के की जगह यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि 2 के थे तो नेट के यहाँ पे आ रहा है, और नेट के ओवरऑल देखो कि ऐड करके आप कंपेयर कर सकते हो, कंपैरिजन मैंने बता दिया। तो ln ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी, ये आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इससे आप ये भी बोल सकते हैं कि ए टी विल बी इक्वल टू क्या, ए टी विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के नॉट टी। भाई ए टी ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी होता था, अरे एंटी लॉग लोगे यहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अपन बोल सकते हैं ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के नॉट इंटू टी, दिस वी कैन राइट, दिस वी कैन से। अच्छा, यहाँ पे मैं इस चीज को जनरलाइज करके लिख भी देता हूँ कि फॉर पैरेलल रिएक्शंस we can generalize, for parallel reaction we can generalize overall rate constant as k naught, it is equal to k1 plus k2 plus k3 डॉट 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 डॉट, जितने भी मतलब उसमें स्टेप्स हैं, जहाँ पे के नॉट क्या है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट, एंड k1 k2 k3 ये सब क्या है, इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट। ये चीज आई होप क्लियर है। अब ये तो हमने निकाला कि AT की वैल्यू मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम T। सिमिलरली तुमसे जो है सवाल पूछ सकता है कि भाई मुझको AT नहीं, मुझको मान लिया कि BT निकालना है, CT निकालना है, उसका कभी कभी रेशियो पूछ लेता है कि वो निकाल के बताओ कि कितना है, ठीक है, कि B और C का
जो कंसंट्रेशन का रेशियो जो है वो कितना है, तो उसको भी डिराइव करते हैं। अच्छा, उसको डिराइव करने से पहले एक यहाँ पे छोटा सा कंक्लूजन और उठाते हैं। देखो, जैसे अभी निकल के तुम्हारे पास आया कि K0 इज इक्वल टू K1 प्लस K2। मान लो मैं खाली दो पार्ट की बात कर रहा हूँ, ए से बी, ए से सी, है ना, इसकी बात नहीं कर रहा, जनरलाइज की बात नहीं करना, ऐसे बहुत ऐसा रह सकते हैं। K0 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अभी निकल के तुम्हारे पास आया बेटा, और तुम्हें पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इट इज इक्वल टू ln 2 बाई के, मतलब कि K इज इक्वल टू ln 2 बाई टी हाफ, ऐसा बोल सकते हैं। तो K0 को लिख दो कि ln 2 बाय कैपिटल T या T0। K1 को लिख दो कि ln 2 बाय T1, और K2 को लिख दो कि ln 2 बाय T2, जहाँ पे T0, T1, T2 तीनों के तीनों हाफ लाइफ ही हैं। एक ओवरऑल हाफ लाइफ है रिएक्शन का, एक फर्स्ट रिएक्शन का हाफ लाइफ है, एक सेकेंड रिएक्शन का हाफ लाइफ है। तो वी कैन से ln 2 बाय T0 इट इज इक्वल टू ln 2 बाय T1 प्लस ln 2 बाय T2, और ln 2 से ln 2 क्या कर दो, उड़ा दो, तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन T0 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। तो कभी कभी आपसे हाफ लाइफ को देके क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट यहीं पे तुम्हें बता दिया। ठीक है, हाफ लाइफ को देके कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखें कि T0 क्या है। T0 इज द ओवरऑल हाफ लाइफ टाइम, T1 इज द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, एंड T2 इज द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द सेकेंड रिएक्शन ना। इसको हम लिख भी देते हैं यहाँ पे। T0 की अगर तुम बात करोगे तो इट इज द ओवरऑल हाफ लाइफ पीरियड। T1 is a half life period of first reaction. T2 is half life period of second reaction. क्लियर? अब आते हैं बी और सी का कंसंट्रेशन निकालने पे। ठीक है, ये तो रही यहाँ तक की बात। तो बी और सी का कंसंट्रेशन देखो कि किस तरह से निकालोगे। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, तुमको जैसे हम बोल रहे हैं कि A गिव्स B, A गिव्स C ना, ये K1 ये K2 ऐसा था। तो फर्स्ट इक्वेशन से तुम क्या लिख रहे थे ना, तुम ऐसा लिख पा रहे थे कि R इट इज इक्वल टू K1 इंटू A विच इज इक्वल टू, मैं B के टर्म में बात कर रहा हूँ क्योंकि A वाला तो अपन डिराइव कर चुके हैं। तो B के बारे में क्या लिख रहे थे कि इट इज इक्वल टू K1 इंटू A, मतलब कि प्लस dB बाई dt, क्योंकि B प्रोडक्ट साइड है इसलिए प्लस लिख रहे हैं, dB बाई dt। और A की जो वैल्यू है वो तुम निकाल चुके हो। A मतलब क्या, A मतलब 80 होता है। A मतलब एट दैट टाइम कितना कंसंट्रेशन, उसी को बोला जाता है। K1 इंटू A मतलब कि 80, और 80 की वैल्यू अभी निकाला था। 80 की वैल्यू क्या होती है, 80 की वैल्यू होती है A0 इंटू ई की पावर माइनस K0 t।
तो ए मतलब ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आप लिखते हैं वो 80 होता है। तो दिस implies dB by dt it is equal to k1 into a naught into e की पावर माइनस k naught t. This implies dB को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके bt, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k1 और a naught को बाहर कर लेते हैं, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस k naught t 0 से लेके t dt, dt यहाँ पहुंचा दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इसको t के टर्म में इंटीग्रेट करना है और इसको b के टर्म में इंटीग्रेट करना है। ये क्या हो जाएगा, bt माइनस 0 मतलब क्या हो जाएगा bt, b का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, इट इज इक्वल टू k1 इंटू ए नॉट, और इसका इंटीग्रेशन अगर तुम करोगे तो देखो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होता है, बट अगर फंक्शन कुछ लगा हुआ है तो चेन रूल लगाते हुए आप डिवाइड करके उसको लिखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे पहले तो ये तो यही होगा e की पावर माइनस k नॉट t डिवाइडेड बाय, चेन रूल लगाओ तो माइनस k नॉट t का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस k नॉट आएगा, है ना, माइनस k नॉट आएगा, और लिमिट पुट हो जाएगी 0 से लेके t, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस साइन को मान लो कि मैं कुछ देर के लिए बाहर ले जाता हूँ, अच्छा अभी यहाँ पे रहने दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बाहर ले जाएंगे। तो बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कि इट इज इक्वल टू k1, माइनस को बाहर लेके जाओ तो माइनस k1 a नॉट बाय k नॉट, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर ले गया, और इनटू एक बार t पुट करो एक बार 0 पुट करो, तो e की पावर माइनस k नॉट t माइनस e की पावर 0। क्लियर? तो मतलब कि bt इज इक्वल टू माइनस k1 a नॉट अपॉन k नॉट इंटू ई की पावर माइनस k नॉट t माइनस 1, या माइनस को अगर अंदर लेके चले गए तो bt इट इज इक्वल टू k1 a नॉट, और k नॉट को लिख सकते हैं अपन k1 प्लस k2, k नॉट था क्या टोटल ओवरऑल रेट कांस्टेंट, इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस k नॉट t, या फिर k1 प्लस k2 इंटू t, इतना पूरा अपन लिख सकते हैं। दिस इज द bt पार्ट, दिस इज द bt पार्ट। अब मतलब ये क्या है कि किसी भी टाइम पे अगर आपको b का कंसंट्रेशन जो है वो निकालना है तो b का कंसंट्रेशन कितना होगा, वो तुम्हारा bt वाला पार्ट है। अब बात करते हैं कि ct वाले पार्ट की, कि bt और ct का क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, तो ct को भी एक बार डिराइव करते हैं। तो ct को जब तुम डिराइव करोगे तो देखो ये b है ये c है, तो इट इज ऑब्वियस कि बाकी सब कुछ तो वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। ct का एक्सप्रेशन खाली तुम्हारे पास नीचे वाले से आएगा, तो मैं लिख देता हूँ कि ct के लिए करोगे जैसे इसके लिए R1 किए थे, ct के लिए R2 करोगे, R2 इट इज इक्वल टू k2 इंटू a विच इज इक्वल टू प्लस dc बाई dt। तो एकदम इसी की तरह सब कुछ जाएगा डेरिवेशन, क्योंकि वहाँ पे भी यही बनने वाला है कि dc बाय dt इट इज इक्वल टू k2 इंटू ए नॉट ई की पावर माइनस k नॉट t, और फिर वहाँ पे आप इंटीग्रेशन जो है वो करने जाएंगे, है ना, ऐसा करने जाएंगे। तो इसीलिए सब कुछ क्योंकि एकदम वैसा ही है तो उसको दोबारा रिपीट करने का कोई मीनिंग नहीं है, उससे बेटर है कि हम टाइम सेव करके कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे।
तो मैं इसको सिमिलरली करके रिजल्ट लिख देता हूँ, बस रिजल्ट जो है वो लिख देता हूँ। बस फर्क देखो कितना पड़ेगा बेटा, फर्क बस ये पड़ेगा कि वहां पे ऊपर K1 आया है और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम देख सकते हो, इसको आराम से डिराइव करके भी तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सिमिलरली CT is equal to K2 into A0 by K1 plus K2 into 1 minus e की पावर माइनस K0 t। मैं सिमिलरली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता ही है कि दिख ही रहा है, आंधा नहीं हूँ मैं, कि सब कुछ जब वैसा है का वैसा ही है तो फिर क्या ही चेंज आएगा। बट तुम लोग, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो तुम लोग क्या करना कि तुम लोग थोड़ा फिर से डिराइव कर लेना। मतलब होगा कुछ नहीं, यही स्टेप्स फिर से रिपीट ही होंगे, लेकिन तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं है तो तुम्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम प्रैक्टिस करके क्या करेंगे, हमारा तो हो गया IIT, अब दोबारा IIT थोड़ी ना निकालना है हमको। तो इसलिए जो है तुम्हारे ऊपर मैं टास्क ये दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ कि तुम इसको डिराइव करना। बस देखोगे कि K2 ही ऊपर चेंज आएगा, बाकी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो BT और CT की वैल्यूज अगर हमारे पास हैं तो हम वहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं। हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं BT और CT का। तो BT बाय CT है ना, BT को BT से कंपेयर मत कर लेना और CT को CT मत बजाने लग जाना। ये मतलब कंसंट्रेशन है C और B का एट एनी टाइम T। ठीक है, इस तरह से है। तो ये रेशियो तुम अगर निकालोगे बेटा तो क्या होगा, देखो रेशियो K1 बटा K2, K1 बटा K2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। A0 भी A0 से कट जाएगा, इवन ये वाला पार्ट भी इससे कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, K1 बाय K2 बच रहा है। मतलब कि जिस रेशियो में प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो कौन सा रेशियो है, दैट रेशियो इज द रेट कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, सो फॉर पैरेलल रिएक्शन ऑफ ये टाइप है ना, क्योंकि हमने इसी टाइप का डेरिवेशन किया है अभी, जिसमें K1 है, K2 है। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन the ratio of product concentration at any time is same as ratio of K1 and K2 is same as ratio of K1 and K2। कभी कभी क्या है कि कभी कभी तुम लोग से फ्रैक्शन पूछ लेता है कि भाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ BT इज प्रेजेंट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ CT इज प्रेजेंट। तो फ्रैक्शन निकाल सकते हो। जब ये K1 अपॉन K2 के रेशियो में वेरी कर रहा है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि फ्रैक्शन ऑफ B इन प्रोडक्ट कितना है, तो क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर प्रोडक्ट K1 और K2 रेशियो में फॉर्म हो रहा है तो नेट क्या हुआ, K1 प्लस K2 रेशियो में फॉर्म हो रहा है। तो ऊपर वाला अगर K1 है, नेट K1 प्लस K2 है, तो फ्रैक्शन ऑफ B इन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, K1 बटा K1 प्लस K2। ये सिंपल मैथ्स है। तो इस तरह से पूछ सकता है ना। सिमिलरली C का भी पूछ सकता है, वो भी लिख देता हूँ। फ्रैक्शन ऑफ C इन प्रोडक्ट
प्रोडक्ट में सी का फ्रैक्शन कितना हुआ कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा K2 अपॉन K1 प्लस K2। बात समझ में आया? ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन किससे होता है? टोटल से निकालते हैं। तो अगर K1 बाई K2 रेशियो में वेरी कर रहा है तो टोटल से निकालोगे तो क्या आएगा? टोटल से निकालोगे तो आएगा कि K1 बटा K1 प्लस K2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे K2 से वेरी कर रहा था तो यहाँ पे आ जाएगा K1 अपॉन K2 अपॉन K1 प्लस K2, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये तो रही बात जब हमने एक नॉर्मल A टू B और A टू C वाली रिएक्शंस की बेटा बात की। अब अगर हम बात करें कि मान लिया उसमें किसी फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, मान लिया जाए उसमें किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ, तो और किसी फैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब किस हिसाब से तुम्हारा रेट इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। हालांकि ये बात मैं ऑलरेडी तुम्हें एक बार बता भी चुका हूँ कि अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जहाँ जहाँ k है वहाँ पे nk जो है वो कर देना, है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट उसको देख लो कि वो किस तरह से इक्वेशन में डिराइव करके तुम ला सकते हो। जैसे हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर जब पढ़ा था तो उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन तुमको दिया भी था, तुमको याद होना चाहिए कि अगर मैं इक्वेशन में मान लिया A टू B की जगह मैं अगर A गिव्स NB करके अगर तुमको दे देता था तो उसमें जहाँ जहाँ K होता था वहाँ पे तुमको फिर N से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, NK करना पड़ता था। जैसे अगर ऐसा बोल देता है कि A गिव्स N1B and A gives N2C, मान लिया B और C के आगे कोफिशिएंट लगा दिया, ठीक है, ये तो K1 K2 ही दिया मान लो। तो इस केस में क्योंकि जब तुम डिराइव करोगे तो R1 क्या लिखोगे? R1 विल बी इक्वल टू माइनस DA बाय DT फर्स्ट, ये तो लिखोगे ही, विच इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन N1 DB बाय DT, ऐसा लिखोगे, विच इज इक्वल टू K1 इंटू A। तो देख सकते हो कि जब हम अभी नॉर्मली डिराइव किए थे तो वहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं आ रहा था और बाकी हिसाब से सारे इक्वेशंस जो है वो आए थे। तो बस मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि दोबारा इंटीग्रेट भी करोगे तो इंटीग्रेट करने की जैसे अगर यही करोगे dB बाय dt इट इज इक्वल टू N1 इंटू K1 इंटू A, ठीक है। और इस तरह से जब इसको फर्दर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? N1 इंटू K1, A की वैल्यू पुट करोगे, A की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A0 इंटू E की पावर माइनस K0T, तो ये हो जाएगा dB बाय dt। दिस इम्प्लाइज B की जो वैल्यू आई थी तुम्हारे पास पहले वहाँ पे क्या हो जाएगा? K की जगह क्या हो जाएगा कि NK बस लगा दो। मतलब तुम्हारे पास जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये तो K0 है तो B बटा K0 खा जाएगा, यहाँ पे NK नहीं आएगा। यहाँ से BT की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा N1 K1 इंटू A0 बाय K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस K0 इंटू T। बात समझ में आया? देख लो भाई डिराइव करके। नेट रेट कांस्टेंट तो यहीं से ना आएगा, K1 प्लस K2 ही होगा।
नेट रेट कांस्टेंट अभी भी वही होगा भाई, के नॉट इज स्टिल के वन प्लस के टू। के नॉट में मत कर देना कि सर आपने बताया जहाँ के आ रहा है वन के लगा दो, बोला पगले, हमने ऐसे ही मुंह उठा के नहीं बोला कि मतलब जहाँ के आ रहा है वन के लगा, जहाँ मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई देगा वहां पे तुम सोच लो कि फाइनल एक्सप्रेशन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट से जो कंपैरिजन करने वाली बात होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो ऑब्वियसली तुम लिखोगे तो इसको k1 a लिखोगे, k2 a लिखोगे तो वो जुड़ के k1 प्लस k2 ही ना बनेगा। तो नेट रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि सर क्या ये n1 k1 प्लस n2 k2 नहीं लिखना चाहिए, अब हट पगला कहीं का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों, और वो क्यों नहीं होता उसका रीजन है, लॉजिक है भाई। तुम इसको लिखोगे तो अभी भी तो r इज इक्वल टू k1 इंटू ए लिखोगे r1 पहले के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। सिमिलरली दूसरे के लिए ऐसे लिखोगे r2 इज इक्वल टू k2 इंटू ए। तो अभी भी जब नेट जोड़ोगे ए कॉमन हो जाएगा तो k1 प्लस k2 आएगा ना, वहां पे n1 k1 थोड़ी ना हम लोग लिखेंगे, वहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बात का ध्यान रहे। सिमिलरली ct निकालोगे तो ct की वैल्यू में क्या आ जाएगा, ct की वैल्यू में आ जाएगा कि n2 इंटू k2 इंटू ए नॉट अपॉन k1 प्लस k2 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस के नॉट टी। तो अब तुमसे अगर कोई पूछता है कि भाई बी टी बाई सी टी की का रेशियो बताओ, तो नाउ यू कैन इजिली से कि वो रेशियो क्या होगा। तो अब अगर तुमसे कोई बी टी बाय सी टी इसका रेशियो पूछता है तो बाकी सब कट जाएगा इस बार, लेकिन जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा, n1 k1 बाय n2 k2, n1 k1 बाय n2 k2, दिस विल बी द रेशियो। अच्छा, अब अगर फ्रैक्शन पूछे तो फ्रैक्शन पूछेगा, मान लीजिए फ्रैक्शन ऑफ बी इन प्रोडक्ट पूछेगा तो कितना हो जाएगा भाई, बताओ। फ्रैक्शन ऑफ बी इन प्रोडक्ट अगर पूछेगा तो वो कितना होगा, क्या वो k1 अपॉन k1 प्लस k2 ये भी होना चाहिए या चेंज होना चाहिए। अरे सिंपल समझो भाई, जो रेशियो है उससे हम लोग बताते हैं कि फ्रैक्शन कितना बनेगा। तो रेशियो में यहाँ पे खाली k1 बाई k2 थोड़ा ना है, n1 और n2 भी पिक्चर में है कि नहीं है। तो तुमको n1 k1 बोलना पड़ेगा बाय n1 k1 प्लस n2 k2, मतलब फ्रैक्शन ऑफ बी इन प्रोडक्ट्स की अगर बात करता है तो कितना हो जाएगा, n1 k1 बटा n1 k1 प्लस n2 k2। इससे आ रहा है तो क्या किससे आ रहा है वो चीज क्लियर होगी तभी तुमको जो है ये पार्ट चमकेगा। सिमिलरली फ्रैक्शन ऑफ सी की अगर बात करेगा, फ्रैक्शन ऑफ सी कितना होगा, ये हो जाएगा n2k बाय n1 k1 n2 k2 बाय n1 k1 प्लस n2 इंटू k2। तो इतना सब कुछ जो है तुमको पता होना चाहिए पैरेलल रिएक्शंस के क्वेश्चंस को डील करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह इक्वेशंस, इवन इन इक्वेशंस को याद कर लो। बीटी सीटी वाले कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ भी देता है तो काम आएगा। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस में कैसे तुमको जो कंसेप्ट पढ़े हो उसको अप्लाई करना है ना। तो उस क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सीखना करना। ये फ्रैक्शन वाला पार्ट या रेशियो वाला पार्ट, ये सब थोड़ा चमकना चाहिए तुमको अच्छे से।
तो देखो इस टाइप का जो है क्वेश्चन तुमको मिलेगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन AI ट्रिपल में आ चुका है। पहले जो है मेंस और एडवांस का कंसेप्ट नहीं था, पहले इसी तरह से कंसेप्ट था कि AI ट्रिपल होता था और IIT होता था। AI ट्रिपल से मैंने उठाया है। AI ट्रिपल इज लाइक मेंस टाइप का क्वेश्चन या नीट टाइप का आप सोच सकते हो। तो ये पैरेलल रिएक्शंस की बात की हुई है यहाँ पे बेटा, और बोला हुआ है A से B जा रहा है, A से C जा रहा है, और रेस्पेक्टिव जो रेट कांस्टेंट है वो क्वेश्चन ने दिया हुआ है ना, 0.0231 पर सेकेंड एक का लिखा है, एक का लिखा है 0.0462 पर सेकेंड, ऐसा लिखा हुआ है। तो बोला इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.1 मोलर, K ओवरऑल कितना, हाफ लाइफ ओवरऑल कितना, और कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C आफ्टर 10 सेकेंड कितना हो जाएगा। जैसे मैंने बोला फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले से कभी कभी सीधे पूछ लेता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि K ओवरऑल की। तो K ओवरऑल के लिए तो आपको इनिशियल इससे कोई मतलब नहीं है, पैरेलल दिख रहा है और ये A गिव्स B, A गिव्स C टाइप का चीज़ दिख रहा है, तो डायरेक्ट अपना भेजा तुम लोग यूज़ कर सकते हो कि जो K ओवरऑल होता है, K नॉट होता है, वो क्या होता है K1 प्लस K2। तो सीधे तुम्हारा जो K ओवरऑल हो जाएगा वो हो जाएगा कि 0.0231 प्लस 0.0462, इसको दोनों को जोड़ोगे तो यू विल गेट योर आंसर, है ना। कितना हो जाएगा, ये हो गया 3, 6, 3, ये हो गया 9, 4 और 2 है ना 6 और 0। तो ओवरऑल जो K हो रहा है वो 0.0693 हो रहा है। दिस इज द K ओवरऑल, दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। फिर बात करते हैं कि सेकेंड पार्ट क्या दिया है, हाफ लाइफ ओवरऑल। अब तुम्हें पता है ओवरऑल उसने पूछा है, इंडिविजुअल पूछता तो इंडिविजुअल से निकाल लेते, इन ओवरऑल पूछा है तो भाई इसी से निकलेगा। और तुम्हें पता है कि टी हाफ इट इज इक्वल टू क्या होता है ln2/k। तो बस यहाँ तुमको पुट करना था, ये हो जाएगा ln2 होता है 0.693 अपन को पता है, डिवाइड बाय k मतलब 0.0693, मतलब कि कितना हो गया 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स हो गया। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है 10 सेकेंड। फिर तीसरा उसने पूछा कि कंसंट्रेशन बताना है बी और सी का आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के बाद जो है तुमको बी और सी का कंसंट्रेशन बताना है। तो बी और सी का जो फॉर्मूला है तुमको मैंने बताया था कि बी टी इट इज इक्वल टू क्या है K1 इंटू ए नॉट बाय K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस K नॉट टी, ऐसे था। K1 प्लस K2 का मतलब K नॉट ही हो गया। तो यहाँ से अपन B का जो कंसंट्रेशन है 10 सेकंड के बाद वो निकाल सकते हैं, टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है। तो इट इज इक्वल टू K1 की वैल्यू कितनी है 0.0231 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू कितनी आई 0.0693, दोनों को जोड़ के आया हुआ है, इंटू ए नॉट। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, वो अपन को दिया हुआ था 0.1 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस K नॉट टी, है ना। माइनस K नॉट टी मतलब कि ये तो माइनस 0.0693 इंटू 10, तो ऐसा हो रहा है। ये कितना टाइम से जा रहा है बेटा, ये 3 टाइम से जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया 0.1/3 लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस, इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये ये हो जाएगा 0.693। 0.693 का मतलब होता है कि ln2, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस ln2, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको माइनस को अंदर लेके जाओगे तो 1/2 हो जाएगा।
तो ई की पावर ln 1/2, मतलब ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0.1/3 इंटू 1 माइनस देखो माइनस को अंदर लेके जाओगे, मैं यहीं पे सीधे 1/2 लिखने जा रहा हूँ, समझ लो कैसे लिख रहा हूँ। माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ई की पावर ln 1/2 बनेगा। ई की पावर ln x क्या होता है, x, तो ई की पावर ln 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, तो 1 माइनस ई क्या बन जाएगा, 1/2, मतलब कि ये क्या हो गया, ये हो गया 0.1 अपॉन ये हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू 3 मतलब 6। तो बी टी की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 0.1/6 मोलर, इतना बी टी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अपन सी टी की वैल्यू भी निकालते हैं, सी टी की वैल्यू भी पूछा हुआ है। सी टी की वैल्यू भी देखो, सी टी के लिए K2 बाहर आ जाता है, तो सी टी हो जाएगा कि सी टी हो जाएगा 0.0462 बाय 0.0693 इंटू 0.1 इंटू 1 माइनस ई की पावर अगेन माइनस ln 2 बन जाएगा वो, क्योंकि के नॉट तो सेम ही है। तो बस इसी का K2 का डिफरेंस आएगा। तो ये कितना टाइम जा रहा है इसको अगर तुम देखोगे तो ये जाएगा तुम्हारा, इसके मल्टीपल में वेरी कर रहा है ना, 231 के, तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, मतलब ये 2/3 इंटू 0.1 इंटू ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, मतलब कि हाफ। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कितना हो रहा है, 0.1/3 मोलर। बात समझ में आया। सी टी इज 0.1/3, बी टी इज 0.1/6। अब जैसा मैंने बोला था कि बी टी बाई सी टी जो है वो K1/K2 के रेशियो में वेरी करता है, तो तुम वो भी देख सकते हो। देखो बी टी बाई सी टी निकालो, कितना निकल के आया, बी टी बाई सी टी निकालोगे तो 0.1 से 0.1 कट जाएगा, ऐसा लिख लो 0.1/6 बाय 0.1/3, तो 0.1 से 0.1 कट गया, 3 ऊपर गया तो 3/6 हो जाएगा, मतलब कि ये 1/2 हो रहा है। और K1/K2 भी निकालोगे तो वो भी क्या है, 1/2 है। तो दिस इज इक्वल टू K1/K2, जो क्या है 1/2 ही है। कैसे है देखो, 0.0231 बाय 0.0462। इसीलिए बी टी बाय सी टी का रेशियो जो है वो K1/K2 के रेशियो में वेरी करता है। तो इस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पैरेलल रिएक्शन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसको पहले मिटा देते हैं। तो इस तरह के तुमको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप ये नोट कर लिया हो तुम लोगों ने, नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। A gives to B and A gives 3C। बोला K1 it is equal to 4 per second, K2 it is equal to 6 per second, ऐसे से बोला हुआ है। पर सेकेंड इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है। पहला पार्ट बोला कि K ओवरऑल कितना है, दूसरा पार्ट है फ्रैक्शन ऑफ B इन प्रोडक्ट।
फ्रैक्शन ऑफ बी इन प्रोडक्ट, है ना, ये कितना है। तो इन दोनों चीज़ों को देखो कि किस तरीके से बोलेंगे, और काफ़ी सरल है, बट बस इसी बात का यहाँ पे ध्यान देना है जो मैंने तुमको अभी आखिरी में सिखाया कि यहाँ पे 1 नहीं है कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ और है। तो अपना थोड़ा भेजा यूज़ करना कि जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ पे एन के यूज़ करना, लेकिन जहाँ पे होता है के की जगह एन के वहीं पे। ऐसा नहीं कि के नॉट की वैल्यू में तुम जो है जो कि के वन प्लस के टू लिखा है उसमें भी तुम लोग जो है एन वन के वन इसे लगाओ, वो नहीं। तो अच्छा, बात करेंगे इसके के ओवरऑल की। तो के ओवरऑल कितना होगा, तुम्हें मैंने बताया था कि के ओवरऑल को कोई फर्क नहीं पड़ता, के ओवरऑल डिस्टर्ब नहीं होगा, और के ओवरऑल अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ तो द आंसर इज, दोनों को जोड़ दोगे तो के नॉट को जोड़ोगे 4 + 6, मतलब के ओवरऑल की वैल्यू कितनी है, 10 पर सेकेंड हो रही है। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। फिर बोला है फ्रैक्शन ऑफ बी इन प्रोडक्ट्स, फ्रैक्शन ऑफ बी इन प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट्स में बी का फ्रैक्शन कितना है। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन तुमको मतलब तुमको देखना चाह रहा है कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो, ध्यान देते हो इस चीज़ पे, नहीं कि चश्मा पहना हुआ है सही से कि तुमने कि नहीं, कहीं आंधर तो नहीं हो, दिखाई देता है कि नहीं, रतौंधी तो नहीं हो गया है तुमको, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये चीज़ को देखना चाह रहा था। तो ये क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि कोफिशिएंट आगे दूसरा है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ बी इन प्रोडक्ट पूछा है। अब दोबारा बार बार बीटी सीटी निकालने के बजाय जो है इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम लोग रेशियो से डील करें। तो हमें याद है कि इसका जब हमने तुम्हें डेरिवेशन कराया था तो उसमें n1 k1 अपॉन n2 k2 रेशियो आया था बीटी वर्सेस सीटी का। बीटी बाय सीटी कितना आया था, n1 k1 बाय n2 k2। दोबारा उसको करवाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो और रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इस केस में हो जाएगा कि n1 k1 अपॉन n1 k1 प्लस n2 k2, क्योंकि इससे हम लोग फ्रैक्शन का पता लगाते हैं ना। तो जैसे ये क्या हो जाएगा, n1 k1 मतलब कितना कितना हो गया, n1 कितना है, n1 2 है, 2 × 4 मतलब कि हो गया 8, डिवाइड बाय n2 k2 मतलब कि 6 × 18, 8/18 मतलब कितना हो गया, ये हो गया 4/9, है ना रे, 4/9 हो गया। तो 4/9 रेशियो में जो है ये इस तरह से वेरी कर रहा है, और 4/9 रेशियो में वेरी कर रहा है। तो अगर फ्रैक्शन की बात करें कि फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ बी इज देयर इन प्रोडक्ट, तो फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा कि टोटल मिला के कितना हो गया, 9 और 4 13, टोटल 13 हो गया। तो फ्रैक्शन हो गया कि 4/4 + 9, ठीक है, मतलब 4/13। तो ध्यान रखना फ्रैक्शन निकालते हैं तो इस तरह से करना है। ये और सिमिलरली आप फ्रैक्शन ऑफ सी इन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 9/13 हो जाएगा। तो आई होप तुम लोग को ये दोनों क्वेश्चन जो है ये समझ में आए होंगे जो हमने पैरेलल रिलेशन के किए। पैरेलल रिलेशंस का एक और टॉपिक छोटा सा एक्टिवेशन एनर्जी का बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग उठाएंगे टॉपिक को, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे। उसके बाद फिर रिवर्सिबल रिएक्शंस और सीक्वेंशियल रिएक्शंस वाला टॉपिक रह गया है, और लास्ट में थोड़ा सा कोलिजन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि अगली 2-3 क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा तुम लोगों केमिकल काइनेटिक्स। और अभी के लिए जो आज पढ़ा इसको सही से पूरा समझो। क्वेश्चन भी तुमको करा दिया, कहाँ कहाँ फंस सकते हो वो भी तुमको मैंने बता दिया। तो ये सब दिमाग में रखो ताकि एक अच्छे स्टूडेंट की तरह तुम मार्क्स उठाओ, केमिस्ट्री को स्कोरिंग बनाओ। आज के लिए इतना ही।